Good morning student. Today I will start the next topic, that is a factor affecting the rate of reaction. फैक्टर कौन कौन से फैक्टर जो हैं जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो देखते हैं. फर्स्ट दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सेकंड दैट इज़ द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, थर्ड दैट इज़ द टेम्परेचर, फोर्थ कैटालिस्ट एंड फिफ्थ दैट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट. अब फर्स्ट देखते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो किस तरीके कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. तो हमें पता है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यानी अगर रेट इंक्रीज करेगा यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो किसी भी रिएक्शन का रेट जो होगा वो हाई हो जाएगा. अब ये कैसे पूछता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्यों ऐसा क्यों होता है कि किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा. तो इसकी वजह होती है कॉलिजन एक थ्योरी है, दैट इज़ अ कॉलिजन थ्योरी. कॉलिजन थ्योरी ये पहले आप लोग समझ लो. कॉलिजन थ्योरी का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं. कॉलिजन का मतलब होता है टकराना, आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. यानी ये भी एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर कॉलिजन की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. जिस कॉलिजन की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिस मॉलिक्यूल के टकराने की वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ कॉल्ड अ इफेक्टिव कॉलिजन एंड द थ्योरी इज़ नोन एज कॉलिजन थ्योरी. मतलब किसी भी रिएक्टेंट में अगर कंसंट्रेशन हाई होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा आपस में टकराएंगे और जितने ही ज़्यादा वो आपस में टकराएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी इंक्रीज़ करेगी, यानी आपका कॉलिजन जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा. नेक्स्ट आता है दैट इज़ अ नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, अभी हम रिएक्टेंट के नेचर की बात करें तो 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर, मिक्सचर एंड केमिकल स्टेबिलिटी. तो पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फेज, यानी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर को हम जानते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके बहुत पास में होते हैं. पास होने की वजह से मूवमेंट नहीं होगा यानी कॉलिजन नहीं होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी होनी चाहिए. लिक्विड में अगर देखते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इन कंपैरिजन टू द लिक्विड, यानी मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं. जब थोड़े बहुत मूव करेंगे तो कॉलिजन होगा यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हाई होगा यानी रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगी. गैस तो के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा मॉलिक्यूल्स उतने ही ईजिली से मूव करेंगे यानी कॉलिजन उतना ही ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा होगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. यानी अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में किसका ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा गैस का, उससे कम होगा लिक्विड और सबसे कम जो होगा वो सॉलिड को होगा. नेक्स्ट जो आता है वो मिक्सचर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट के 2 कंडीशंस हो सकते हैं. एक तो हो गया होमोजीनियस फेज और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस फेज का मतलब हो गया जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम फेज, यानी या तो दो अगर रिएक्टेंट हैं आपस में रिएक्ट करें तो दोनों या तो लिक्विड में होंगे या दोनों सॉलिड में होंगे या फिर दोनों फिर गैसेस स्टेज में होंगे. यानी होमोजीनियस अगर होगा तो होमोजीनियस है तो ईजिली वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे. जब मिक्स होंगे तो कॉलिजन उतना ही ज़्यादा होगा, कॉलिजन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा. हेट्रोजीनियस में क्या होता है, फेजेस अलग होते हैं. रिएक्टेंट या तो एक सॉलिड में होगा, एक गैस में होगा या फिर एक लिक्विड होगा, एक गैस होगा. जब दोनों के फेजेस अलग होंगे तो दोनों को एक दूसरे में मिक्स होने में टाइम लगेगा, यानी मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने में टाइम टेकन होगा. जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, होमोजीनियस के कंपैरिजन में हेट्रोजीनियस में कम हो जाएगी. थर्ड आता है केमिकल स्टेबिलिटी. केमिकल स्टेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो केमिकल स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. यानी केमिकल स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा. नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर. तो टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करेगा. कैसे, सपोज़ करो हमें पानी बॉईल करना, वाटर को हमने 2 वेसल्स में ले लिया, एक को स्लो फ्लेम पे रख दिया, दूसरे को हाई फ्लेम में रख दिया, तो क्या होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या करता है, देखो कैटलिस्ट जो होता है किसी भी रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं तो हम मोस्टली देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाती है. यानी जो रिएक्शन 1 घंटे में कंप्लीट होने वाली थी हो सकता है वो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए, वो 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाए. तो कैटलिस्ट मोस्टली यही करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है. लेकिन एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट यह है कि कैटलिस्ट जैसा हम लेते हैं
वैसे ही आफ्टर रिएक्शन वो मतलब वैसे ही मिलता है, यूटिलाइज नहीं होता। ये नहीं कि हमने H2SO4 डाला तो वो यूटिलाइज हो कुछ और बना, नहीं, H2SO लास्ट में प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन होता है H2SO एज यूजुअल ही मिल जाता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन एनर्जी, अब होता क्या एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो रिक्वायर्ड एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर दे, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। एज फॉर एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं तो सिंपल एक हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करें। देखो हमारे पास ये दो तरीके से हो सकता है, पोटेशियम क्लोरेट अगर दे रखा है उसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, KCl बनेगा और प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। अब देखो सिंपली हीट किया तो हो सकता है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लग सकता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को हमें फास्ट करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें एक कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ अ मैग्नीज डाइऑक्साइड। जैसे ही मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट लेकर इस रिएक्शन को कराएंगे तो ये विद इन अ सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब ये कैटलिस्ट क्या कर रहा है, टाइम ड्यूरेशन को कम कर दे रहा है। जितनी एनर्जी पहले चाहिए तो उस एनर्जी को एक्टिव करने के, मतलब इस रिएक्टेंट को एक्टिव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए तो उस एनर्जी को ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, रिएक्टेंट की एक्टिव एनर्जी को डिक्रीज कर दे रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। यानी कैटलिस्ट क्या होगा, क्या करेगा, कैटलिस्ट का काम होता है कि ये क्या करेगा, जो आपकी कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा और जब डिक्रीज हो जाएगा एक्टिवेशन है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। एंड लास्ट दैट इज द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। सरफेस एरिया, जैसे सपोज कर लो हमने दो रिएक्टेंट ले लिए, एक को टेस्ट ट्यूब में रख लिया, एक को टब में रख लिया, सॉल्यूशन को मिक्स करें, तो फॉर सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसमें ईजिली मॉलिक्यूल मूव करेंगे। जब ईजिली मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो कॉलिजन उतना ही ज़्यादा होगा, कॉलिजन जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज करें। यानी सरफेस एरिया इंक्रीज अगर करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा टॉपिक था फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या हमने पढ़ लिया, हमने इसमें पढ़ लिया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ रेट लॉ। अब ये रेट लॉ क्या है, इसको हम सिंपली डेफिनेशन के फॉर्म में कहते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू द पावर which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. It means अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको देखते हैं तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन टर्म ऑफ रेज टू द पावर, जो उसके पावर में आ रहा है, सपोज के पावर में एक्स वाई में आ रहा है। लेकिन ये जो पावर है, जो पावर उस रिएक्टेंट के पावर में जो भी आ रहा है वो पावर जो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। एक स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, बैलेंस जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो रिएक्टेंट के आगे नंबर लिखते हैं, दैट इज़ अ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रेट हम लिख रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर हम लिख रहे हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, सपोज करो एक रिएक्शन दे रखी है A + B इज गोज टू C + D। अगर हमें इसे रेट लिखने के टर्म में लिखना तो रेट हम क्या लिख सकते हैं, हमने बोलते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अगर हम इसको इस टर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A⁴ x। हमने A क्यों नहीं लिया, हमने अभी जस्ट कहा कि ज़रूरी नहीं कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसी के इक्वल हो, इसलिए हमने उसको x लिखा, B⁴y। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो R = क्या लिख सकते, K आ गया, दैट इज़ अ रेट कांस्टेंट एंड A⁴x एंड B⁴y। तो ये हम लिख सकते हैं। तो रेट = क्या हमने लिख दिया, दैट इज़ = K A⁴x एंड B⁴y। अब अगर हम डिफरेंस इंटरस्टेनियस के टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि डी हम इसीलिए लगे, स्मॉल इंटरवल के लिए होता है, तो माइनस इसलिए लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, K A⁴x एंड B⁴y। एंड K क्या है इसमें, दैट इज़ अ रेट कांस्टेंट। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ये आपका जो होता है एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू होती है, ठीक है, जो कि 0 हो सकता है, होल नंबर हो सकता है और
फ्रैक्शनल भी हो सकता है या इवन नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, ठीक है। अब सपोज करो एग्जांपल के थ्रू, हम सबसे अच्छा है इसको एग्जांपल के ही थ्रू समझते हैं। सपोज करो ए इज प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अगर हमें रेट लिखना है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। अब अगर हमें इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकालना है, तो हम ऑर्डर का मतलब होता है जो भी पावर में लिखा हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे। तो पावर में एक्स और वाई लिखा तो एक्स प्लस वाई आपका ऑर्डर निकल जाएगा। सपोज एक एग्जांपल देख लो, सपोज को ए प्लस बी इज गोज टू सी प्लस डी है, इसके लिए आर की वैल्यू दे रही कि आर इज इक्वल टू ए की पावर 1 बी की पावर 1 और क्या था ऑर्डर निकालो। तो ऑर्डर में जैसे ए की पावर क्या है 1 है, बी की पावर क्या है 1 है, दोनों को ऐड कर दो ऑर्डर आ जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर होगी। चलो अब हमें पढ़ना क्या क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी ब्रीफली नहीं करना, सिंपल शॉर्ट ट्रिक में देखना। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमको देखना है कितने ऑर्डर के होते हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर भी होते हैं, लेकिन हमको पढ़ना नहीं उसमें। निकाल सकते हैं सिंपल ट्रिक के थ्रू। 0 ऑर्डर यानी अगर सपोज करो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 आ गया तो वो 0 ऑर्डर हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर यानी अगर हम एक्स प्लस वाई को ऐड करते हैं 1 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर एक्स प्लस वाई को 2 ऐड करते हैं 2 आता है सेकंड ऑर्डर, एक्स प्लस वाई को ऐड करते हैं 3 आता है तो थर्ड ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। अब एक और शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं जिसके थ्रू हम सिंपल क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक देखो, यूनिट के थ्रू हम कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो अगर सपोज करो यूनिट आती है आपकी मोल पर, कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें यूनिट उसमें दे रखा है मोल पर रेट, देखिए यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड, अगर ये दे रखा है तो वो ऑर्डर होगा 0 ऑर्डर। अगर यूनिट आपका पर सेकंड दे रखा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर पर मोल लीटर पर सेकंड दे रखा है तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात आती है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि सिंपल या फिर हम बोल सकते हैं वो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ठीक है। पहले तो ये समझ लो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन जो 1 स्टेप में कंप्लीट होती है उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट को अगर बैलेंस होनी, पहले तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस कर लो, और वो रिएक्शन एलिमेंट्री होनी, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन मतलब 1 स्टेप में कंप्लीट होने वाली होनी चाहिए। और बैलेंस करने के बाद जो रिएक्टेंट जो होगा, जितने रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दो, ऐड करने पे जो आएगा दैट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलरिटी। यानी हम सिंपल इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं, जैसे ए प्लस बी इज गोज टू सी प्लस डी है। अब ए बैलेंस है, ए के रिएक्टेंट है ए और बी, इसके मोल्स कितने 1 मोल है, बी भी 1 मोल है, इसको ऐड करते हैं मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। एक चीज़ और, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर में होगी। जैसे ऑर्डर आपका 0 हो सकता था, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो हमेशा होल नंबर में होगी, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। अब टाइप ऑफ मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूलरिटी हमेशा 3 तक होगी, 3 से ज़्यादा कभी मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो 3 टाइप की होती है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर और ट्राई मॉलिक्यूलर। मतलब अगर सम करने पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट को सम कर दें, अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 आती है तो यूनिमॉलिक्यूलर होगी, अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 आती है तो बाई मॉलिक्यूलर होगी, और अगर 3 आती है तो वो ट्राई मॉलिक्यूलर। एग्जांपल्स देख लो, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, पहला यही देख लो, जैसे अमोनियम नाइट्राइड को जब हम हीट करें तो नाइट्रोजन एंड वाटर बन रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस किया तो 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट है, तो हम इसको ऐड करें तो 1 ही आएगा, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर। बाई मॉलिक्यूलर का एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन आयोडाइड जब ब्रेक हो तो H2 प्लस I2 बनता है, इसको बैलेंस किया तो 2 मोल ऑफ HI है, तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है 2 है। पहले तो एलिमेंट्री एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, और मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 2 नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। अब ट्राई मॉलिक्यूलर देख लो, ट्राई मॉलिक्यूलर में क्या कह रहा है, सपोज करो एग्जांपल दे रखा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस किया, इसको ये हो गया 2 मोल ऑफ 2 हो गया NO और ऑक्सीजन हो गया 1 मोल, इसको टोटल किया 3, यानी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या वाटर में इसको बैलेंस किया तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज इक्वल टू 3, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 3 होगी। एक और रिएक्शन, जैसे सपोज कर ये आपका दे रखा है, ये रिएक्शन दे रखी है पोटेशियम क्लोरेट वाली। पोटेशियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद फेरस सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, देन फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, फेरिक सल्फेट एंड वाटर। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर हम निकालते हैं तो 6 + 1 7 + 3 10 हो गया।
अब हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि मॉलिक्युलरिटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होती, यानी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी को हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, जैसे फेरिक क्लोराइड इज रिएक्ट विद स्टेनस क्लोराइड देन फॉर्म है फेरस क्लोराइड एंड स्टेनस। इसकी मॉलिक्युलर यानी 2 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड है, 1 मोल आपका स्टेनस, यानी टोटल ऐड करेंगे 2 + 1 कितना हो गया 3, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी 3 हो जाएगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वाटर एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। अगर बैलेंस करते हैं 2 मोल ऑफ H2O2 है, यानी 2, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी 2 होगी। तो इस तरीके हम मॉलिक्युलरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। बस ये ध्यान रखते हैं कि मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर में होती है और 3 से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो वो केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर फर्स्ट हो और मॉलिक्युलरिटी जो हो वो 2 हो, दैट इज़ कॉल्ड अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो, फर्स्ट हो, मॉलिक्युलरिटी 2 हो, दैट इज़ कॉल्ड अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी हम किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो वाटर जो होता है उसे हम ऑर्डर में काउंट नहीं करते, उसके पावर को हम कभी भी ऑर्डर में काउंट नहीं करेंगे। तो अब वाटर को अगर हम हटा देते हैं तो एक ही कंपोनेंट बना, और R = द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर x, और x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो = कितना हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर इसी रिएक्शन की हम मॉलिक्युलरिटी निकालते हैं तो ये 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, टोटल करेंगे 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो, फर्स्ट हो, बट मॉलिक्युलरिटी क्या हो 2 हो, दैट इज कॉल्ड द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।